हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो है आयनिक इक्विलिब्रियम की बात किए थे। तो इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 हो गया था, आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 हो गया था और थोड़ा सा समराइजेशन ये था कि आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 3 में हम लोगों ने ये देखा था कि पर्टिकुलर हम लोग साल्ट क्या होता है, साल्ट का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, उसके विषय में हम लोग स्टडी करने के लिए बोले थे। तो यहाँ पे हमारा जो आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 3 है, इसमें हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ साल्ट पढ़े होंगे और उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, वो हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पूरा डिटेल में स्टडी करने होंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमने कहा कि टाइप ऑफ साल्ट की अगर बात करते हैं तो टाइप ऑफ साल्ट में देखिए पहला जो टाइप का साल्ट होता है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। तो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, Na2SO4 हो गया, ये सब के सब हमारे स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसे साल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं। तो ये हमारा एक तरह का साल्ट हुआ। दूसरा क्या है कि सेकेंड, अब इन दोनों में से कोई एक वीक हो जाए, जैसे अगर मान लेते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये हमारा हो जाए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मतलब जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो NH4Cl जैसे सपोज करिए NH4Cl हो गया, ठीक है, NH4Cl ले लिए। तो यहाँ पे NH4Cl में देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक करेंगे, NH4OH प्लस HCl। तो यहाँ पे देखिए ये HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये हमारा क्या है, वीक है, ये हमारा वीक है और ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्लियर। थर्ड जो होता है, थर्ड आपका जो है साल्ट ऑफ वीक एसिड कर दीजिए इसे, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। इसका जब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने ले लिया CH3COONA ले लिया। अब CH3COONA है तो इसे हम ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक करेगा, CH3COOH पे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ब्रेक करेगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका NaOH। ठीक है, ओके, एक मिनट। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा देखिए वीक एसिड है, वीक एसिड, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली फार्मिक एक्सेप्ट फार्मिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सबके सब हमारे वीक होते हैं। तो ये हमारा वीक एसिड हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। और इसी तरह से जो हमारा फोर्थ जो होता है, फोर्थ है हमारा साल्ट ऑफ, दोनों वीक हो जाए, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ये NH4 आपका CH3COONH4, ये अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या ब्रेक करेगा, CH3COOH में ब्रेक करेगा, प्लस यहाँ पे NH4OH में ब्रेक कर जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा वीक है, वीक एसिड है, वीक एसिड हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वीक बेस हो गया, वीक बेस। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो साल्ट होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, NaCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, तो हमारा ये हो गया। दूसरा साल्ट आपको होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में से कोई एक वीक हो जाए। तो कंडीशन इसमें 2 बनती है, एक तो ये होता है कि वीक बेस हो जाए और एक दूसरा होता है कि वीक एसिड हो जाए। बाकी दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया। और तीसरा जो लास्ट हुआ है कि वो आपका दोनों वीक हो जाए, वीक एसिड और वीक बेस। तो ये हमारे जो है 4 टाइप्स के साल्ट होते हैं। अब इनका हम जो है हाइड्रोलिसिस को पूरा पढ़ रहे होंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, ये ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सबका देख रहे होंगे। चलिए
अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पहले आपका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई साल्ट ले लेते हैं BA, हम जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं H2O, तो ये हमारा ब्रेक करेगा BOH प्लस HA, इसमें ब्रेक करेगा ना। इसमें जैसे सिंपली इसका एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं, जैसे NaCl है, NaCl प्लस H2O हम ब्रेक तोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH प्लस HCl, ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए NaOH BOH HCl HA ना, ये हमारा एक जनरलाइजेशन है, पर्टिकुलर इक्वेशन, हमारा एक जनरल इक्वेशन है फॉर द साल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जब भी हम साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये बेस और एसिड में ब्रेक करेगा, बेस और एसिड में ब्रेक करेगा, हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ये करें, इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें। अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा BOH कंसंट्रेशन HA कंसंट्रेशन अपॉन ये हमारा BA कंसंट्रेशन, और यहाँ पे H2O हो जाएगा, और फिर H2O को यहाँ पे ले आइए, तो K इंटू H2O, यहाँ पे हमारा हो जाएगा BOH कंसंट्रेशन HA कंसंट्रेशन अपॉन BA कंसंट्रेशन। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कांस्टेंट था, और हमने ये कहा था कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो वाटर होता है बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, और इसका जो एक्टिव मास हम 1 मान लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जब इसका कंसंट्रेशन AB कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक अदर कांस्टेंट जनरेट करते हैं, जिसे बोलते हैं KH इन द सेंस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्योंकि हम साल्ट के हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे KH को, और हम वहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc वैल्यू रखे थे, गैसियस स्टेट में Kp वैल्यू रखे थे, एसिड के केस में Ka रख रहे हैं, बेस के केस में Kb रख रहे हैं, और यहाँ पे चूंकि साल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, साल्ट का वाटर से रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे KH लिख रहे हैं। KH मींस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ रही है BOH, ये आ गया, और यहाँ पे आपका HA आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया BA। ये हमारा इक्वेशन हो गया हाइड्रोलिसिस का। ठीक है। अब अगर हम जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये कहता है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, जो उसका जितना नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, उसका कितना पार्ट हाइड्रोलाइज कर रहा है, कितना पार्ट ब्रेक कर रहा है। कहने का सेंस है कि कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होता है। मींस व्हाट, वो कोई भी साल्ट लेंगे, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो 100% आयनाइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में वो बच जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम इसी को लेते हैं, यहाँ पे BA ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे H2O कर दिए, और ये हमारा ब्रेक कर रहा है BOH में, और यहाँ पे हम ले रहे हैं HA। तो यहाँ पे सपोज करिए इनिशियली हम ये 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, तो इनिशियली ये 0.0 मोल होगा, और आफ्टर सम टाइम्स इसका कुछ मोल ब्रेक कर रहा है, इसका कुछ मोल ब्रेक किया, तो इसका मतलब बचा कितना, 1 माइनस H बचा, और यहाँ से ये H बना। तो ये जो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर ब्रेकिंग, जितना नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज में पार्टिसिपेट करेगा, वही हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है। तो यहाँ पे हम H इक्वल टू कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल हाइड्रोलाइज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन ना। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन होता है, मतलब कि जितना लेंगे उतना तो ब्रेक नहीं करेगा, उसका कुछ पार्ट ब्रेक करेगा, तो जितना पार्ट ब्रेक करेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो ये साल्ट का एक पर्टिकुलर ये हो गया कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम जो है कैसे pH कैलकुलेट करेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो मेन हमको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना है। अब जब हम भी हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला ये जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट पार्ट, हम कभी भी इसके हाइड्रोलिसिस की बात नहीं करते, हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात नहीं करते, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो कंप्लीटली ब्रेक करेगा, मतलब उसमें 100% ब्रेकिंग के चांसेस है, वो कंप्लीटेड, उसको कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक कर जाए, और जब कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक करेगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ये लेते हैं NaCl,
और NaCl हमारा जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये वाटर, अगर वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तब क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HCl ये बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा 1 मोल ले रहे हैं और इनिशियली ये 0.0 मोल है, और हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीटली ब्रेक कर गया, तो क्या यहाँ 1 माइनस H आप आएगा, यहाँ पे ये H आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब ये कंप्लीटली ब्रेक कर दे रहे हैं, तो जब कंप्लीटली ब्रेक कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हाइड्रोलिसिस, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आए। तो जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा नहीं तो डिग्री हमारा जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से हम जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस का हम जो स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमको नहीं मिल रही होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली 100% जो है ब्रेक करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारा जो है एक वीक हो जाए, कोई भी एक वीक हो जाए, तब हमारा जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप सबका पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे पहला का केस नहीं पढ़ना है, दूसरा केस हमारा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। यहाँ पे जो दूसरा केस है आपका, जस्ट लेते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो है कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे वीक हमारा एसिड हो गया, बेस हो गया, एसिड और बेस में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो साल्ट बनता है वो भी हमारा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे, या ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रॉन्गनेस उतनी हाई नहीं होगी, लेकिन उनकी आयनाइजेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे इसका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3COONA, तो जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में इजीली ब्रेक करेगा, मतलब हमारा CH3COOH बन जाएगा प्लस यहाँ पे NaOH बन जाएगा, इजीली बनेगा, है ना। मतलब 100% नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि इसके बनने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक जनरल इक्वेशन, जैसे मान लीजिए हमारा ये साल्ट है, हम इसको वाटर में डिजॉल्व किए और यहाँ पे हमारा बन जाएगा BOH प्लस HA, ये हमारा बन गया। अब जब ये हमारा बन रहा है तो देखिए, हम कह रहे हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, B प्लस A माइनस प्लस यहाँ H2O हो गया, दिस गिव्स, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब इजीली प्लस माइनस में ब्रेक कर जाएगा, B प्लस OH माइनस प्लस, ये हमारा वीक एसिड है, तो वीक एसिड हमारा प्लस माइनस में नहीं ब्रेक करेगा, तो हम उसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं HA के फॉर्म में। चलो, इसके बीच में हम लोग प्लस लिख देते हैं, इसके बीच में हम प्लस भी लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे B प्लस A माइनस हो गया, इस प्लस प्लस यहाँ पे प्लस हो गया, A प्लस हो गया। अब देखिए, B माइनस यहाँ पे है, B प्लस यहाँ पे है, B प्लस यहाँ पे है, B प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, B प्लस कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट OH माइनस अपान OH माइनस इंटू HA अपान A, क्या हो जाएगा, A माइनस H2O, ये हो गया, ये हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH हो गया। तो H की वैल्यू यहाँ पे H हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे, तो फाइनली हमारा KH वैल्यू आ जाएगी OH माइनस HA अपान A माइनस, ये हमारा हो गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्लियर है, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ये वैल्यू हो गई। अब हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी हमारा जब Ka और Kb की बात आएगी, हमारा ये KH की वैल्यू आ गई। अब हमको जो है Ka और जब Kb की वैल्यू आ गई, तो जो हम वीक जो हमारा होता है हम उसे ही कंसीडर करेंगे। अगर वीक एसिड होगा तो हम Ka की बात करेंगे, वीक बेस होगा तो हम Kb की बात करेंगे, अगर जब दोनों वीक होगा तब हम Ka और Kb दोनों बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Kb हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे वीक एसिड है, तो वीक एसिड का मतलब HA है, HA ये जब ब्रेक करेगा तो किस में ब्रेक करेगा, H प्लस A माइनस में ब्रेक करेगा, है ना, इसमें ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जब Ka की वैल्यू निकालेंगे, तो Ka की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको जैसे HA है, ये हमारा ब्रेक कर रहा है H प्लस A माइनस में, तो यहाँ से Ka की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस A माइनस अपान
एच ए, ये हमारा के ए वैल्यू आ गई। और हम अगर के डब्ल्यू की वैल्यू निकालें तो के डब्ल्यू वैल्यू क्या आ जाती है, के डब्ल्यू वैल्यू आएगी हमारा एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, ओ एच माइनस। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब मान लीजिए सपोज करें इसे इक्वेशन हम 1 देते हैं, इसे इक्वेशन हम 2 दे देते हैं, इसे इक्वेशन हम 3 दे देते हैं। अब इनका कंडीशन मिले रहे हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 एंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। तो अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये है, लिख देते हैं ओ एच माइनस, मतलब क्या है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा के एच इंटू इक्वेशन 2 के ए अपान इक्वेशन 3 के डब्ल्यू। देखिए हम ये कह रहे हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इक्वेशन 1 ये हो गया, तो के एच इंटू के ए अपान के डब्ल्यू, ये हमारा इक्वेशन आया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, के एच की वैल्यू क्या है, ओ एच माइनस एच ए अपान, ये हमारा हो गया ए माइनस हो गया, इंटू अब यहाँ पे ये हमारा हो गया इंटू ये करेंगे तो यहाँ पे एच प्लस, ठीक है, ए माइनस इंटू ए माइनस अपान, ये क्या हो जाएगा एच ए, और ये आपका इंटू डिवाइडेड बाई, अब ये डिवाइडेड है तो 1/, हो जाएगा इंटू 1 अपान यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम एच प्लस ओ एच माइनस, ये 1 अपान में है, 1 अपान, तो 1 अपान में है तो देखिए एच प्लस कैंसिल हो जाएगा, ओ एच माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एच ए कैंसिल हो गया और ए माइनस कैंसिल हो गया, सब के सब देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा तो इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे के एच की वैल्यू क्या है, के एच की वैल्यू लिखिए ओ एच माइनस एच ए अपान ए माइनस हो गया, इंटू ए रखिए, ए वैल्यू रखिए के ए की वैल्यू एच प्लस ए माइनस अपान एच ए हो गया, इंटू अब ये के डब्ल्यू है तो हम इसको 1 अपान रख सकते हैं एच प्लस ओ एच माइनस, ये हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ, ए माइनस कैंसिल, एच ए कैंसिल, ओ एच माइनस कैंसिल, एच प्लस कैंसिल, सभी कैंसिल हो गए। तो जब सभी कैंसिल हो गए तो हमारा क्या आया, के एच इंटू के ए अपान के डब्ल्यू, दिस इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ से के एच की वैल्यू क्या आ गई, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए, ये हमारा आ गया के एच की वैल्यू, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्लियर है, तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर, ये अभी हमारा ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं सॉर्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, तो हमारा इस तरह से ब्रेक करेगा और फाइनली हमारा क्या होता है, के एच की वैल्यू ये आ गई कि चूंकि वीक एसिड है तो जो वीक रहेगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस को कंसीडर नहीं करेंगे एनालिसिस में, हम वीक एसिड की बात करेंगे। वीक एसिड को एनालिसिस किया हमने, के की वैल्यू निकाला, फिर के डब्ल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ, चूंकि वाटर में हम कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, तो हम के डब्ल्यू की बात करेंगे, ये वैल्यू हो गई। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, हम ये इक्वेशन फॉलो करेंगे 1 × 2/3। अब जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, ये हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया। अब हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। अब देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, देखिए पहले तो हमारा जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट के एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू बाई के ए आ गया, ठीक, ये हमारा आ गया। इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का बात करेंगे तो हमारा बी ए है प्लस वाटर में हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बना रहा है, बी ओ एच बना रहा है प्लस एच ए बना रहा है, यही बना रहा है, ये बना रहा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर 1 मोल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा मोल होगा। यहाँ पे ये अल्फा का मतलब ये से ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर ये एच मोल ब्रेक कर रहा है तो ये 1 माइनस एच हो जाएगा। अब चूंकि हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं इसीलिए हम जो है डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है, देखिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने अल्फा लिया था, और यहाँ पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एच ले रहे हैं क्योंकि हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो ये अल्फा और एच ये दोनों ही एक मतलब एक ही चीज है, अल्फा और एच एक ही चीज है। हम अल्फा लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एच भी लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं।
तो इसीलिए हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें एच। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AH बनेगा, AH बनेगा। अगर मान लीजिए इसका C मोल ले लेते, 1 मोल की जगह C मोल ले लेते तो ये क्या बनता, C माइनस CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाता है, यहाँ पे CH हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ से जब हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू CH इंटू CH अपान C माइनस CH, ये हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर H स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा 1C 1 माइनस CH हो जाएगा। तो C कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH स्क्वायर अपान 1 माइनस CH, ये आ गया। क्लियर। अब ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये अगर जो H की वैल्यू है इसका कुछ अमाउंट फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहा है, तो अगर 1 के रेफरेंस से अगर H बहुत कम है, हम कह रहे हैं कि बहुत स्मॉल अमाउंट में ब्रेक करता है, तो अगर 1 के रेफरेंस में 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, देन व्हाट 1 माइनस H इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो यहाँ से KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH स्क्वायर, यहाँ से H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH बाई C। तो H स्क्वायर क्या हो जाएगा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट KH बाई C। तो KH की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, KH की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट KW अपान KA इंटू C, ये आ जाएगा हमारा। देखिए KH की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे KW बाई K, तो KW बाई K इंटू C, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपने निकाला तो क्या हो गया, अंडर रूट KW अपान KA इंटू C, ये हमारा हो गया। ये हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ गया KW बाई KA, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया KW बाई अंडर रूट KW बाई KA इंटू C। अब इसके बाद हम जो है pH की बात करेंगे ना, pH कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि pH कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने क्या कहा था कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे KA की वैल्यू करेंगे तो हमारा जो वीक होता है उसको कंसीडर करेंगे। तो जब वीक जो होगा उसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या वीक एसिड, तो वीक एसिड का मतलब क्या हुआ, H प्लस होगा। यहाँ पे हम A माइनस ले लेते हैं, A माइनस हमारा ब्रेक करेगा, किस में ब्रेक करेगा, जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर से रिएक्शन बनाएगा तो करेगा तो क्या हो जाएगा AOH, क्या बनाएगा, देखिए A माइनस है, A वाटर से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा HOH, तो H प्लस OH माइनस है, तो ये दोनों एक साथ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा HA प्लस OH माइनस, इसमें ब्रेक करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा A माइनस प्लस H2O, ये वाटर से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे HA बना देगा प्लस OH माइनस बना देगा। ठीक है, तो जो वीक होता है हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो हमारा वीक एसिड है, तो वीक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा ये सीक्वेंस आएगा HA बनेगा, हमारा जो है A जो वीक एसिड है A माइनस के फॉर्म में है, तो ये इस तरह से रिएक्शन करेगा। अब अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो हमारा इनिशियली 0 मोल होगा, और अगर जो है इसका CH मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं C, अगर C मोल ले लेते हैं तो C माइनस CH हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा CH और यहाँ से हो जाएगा CH। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो OH कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल है, CH के इक्वल है। तो यहाँ से लिख दीजिए OH कंसंट्रेशन दिस इक्वल टू CH कंसंट्रेशन, ये है। और हम लोग जानते क्या हैं, क्या जानते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस दिस इक्वल टू व्हाट KW। तो जो H प्लस जो OH कंसंट्रेशन है CH है, तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू KW बाई CH, यही होगा KW बाई CH। अब H प्लस आ गया तो इसका pH निकालेंगे, तो pH इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे H की वैल्यू रख दीजिए, H की वैल्यू रखेंगे तो KW बाई C इंटू H की वैल्यू क्या है KW बाई KA, तो रख दीजिए H की वैल्यू ये रखेंगे तो अंडर रूट KW अपान KA इंटू C, ये हो गया। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी बात करते हैं, अरे ये गड़बड़ हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा था।
यहाँ सी एच है, एच हमारा डिवाइडेशन है, तो जब सी एच की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हमारा रिवर्स होगा। देखिए यहाँ पे एच है, ये डिवाइडेशन में है, तो जब एच की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स कर जाएगी, तो जब रिवर्स कर जाएगी तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, के ए इंटू सी अपान के डब्ल्यू लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। अब होल वैल्यू को अंदर ले जाइए, जब इस वैल्यू को अंदर ले जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू के ए इंटू सी अपान, ये सी अंदर जाएगा तो के डब्ल्यू इंटू सी का स्क्वायर, तो ये के डब्ल्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ से सी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारा इक्वेशन क्या आया, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए अपान सी, के डब्ल्यू इंटू के ए अपान सी, ये क्या आया आपका, एच प्लस कंसंट्रेशन, एच प्लस कंसंट्रेशन आ गया। और जब एच प्लस कंसंट्रेशन आ गया तो इसका माइनस लॉग ले लीजिए, और जब माइनस लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन ले लीजिए, माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन दिस इक्वल टू व्हाट, अब यहाँ माइनस लॉग ले लीजिए, माइनस लॉग अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बाई सी। अब यहाँ पे रूट को हटाइए, तो रूट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के डब्ल्यू पावर 1/2 इंटू के ए 1/2 अपान सी 1/2। अब इसको अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू पावर 1/2 माइनस लॉग के ए पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लॉग सी पावर 1/2। अब यहाँ से 1/2 इधर ले आइए, 1/2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग के डब्ल्यू माइनस 1/2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग के हो जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ लाइए, 1/2 लॉग सी, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 और माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू। अब यह देखिए 1/2 इधर बाहर ले लीजिए, माइनस लॉग के क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 पी के ए हो जाएगा, पी के हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग सी, प्लस 1/2 लॉग सी ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, तो डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 7, तो पी एच इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी एच इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पी के ए, है ना, तो ये और प्लस 1/2 लॉग सी, ये हमारा जो है पी एच की वैल्यू आ गई, क्लियर है, पी एच की वैल्यू आ गई, ठीक। तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, अगर हम पूरा होल इक्वेशन देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, अब देखिए होल इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए हम लोग क्या क्या देखें, कि एच की वैल्यू हमारा क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड है, और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वीक एसिड WA, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस SB, WASB, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ये टर्म देते हैं WASB। इसके केस में हम लोगों ने KH की वैल्यू क्या देखा, KW/KA, KW/KA, और H की वैल्यू हमारा अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट KW क्या आ जाएगा, KA इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH स्क्वायर आएगा, लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो CH स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये KH आएगा, KH इक्वल टू CH स्क्वायर, तो KH की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो है हम जब H प्लस आ गए तो OH, यहाँ पे चूंकि वीक एसिड है तो यहाँ पे OH माइनस निकालेंगे तो CH आएगा, CH आएगा, और H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, KW/CH आएगा। तो जब ये H की वैल्यू रखेंगे तो फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे H प्लस तो हमारा जो भी वैल्यू आए फिर इसका माइनस लॉग लेंगे, तो pH इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7 प्लस 1/2, इसको देखिए 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, तो 1/2 को बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा, pKa प्लस लॉग C, ये हमारा इक्वेशन pH का आ गया। तो ये हमारा तीन केस किसके अकॉर्डिंग हुआ, वीक एसिड के अकॉर्डिंग हुआ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम इसका पूरा डिटेल नहीं ले रहे हैं कि कैसे कैसे पूरा करना है, सबका सीक्वेंस ऐसे ही होगा, हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं कि किसमें क्या क्या आएगा, किसमें क्या क्या आएगा, चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, चलिए
हम लोग जो है ये ले लेते हैं, एक तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो गई, WaWb। इसी तरह से वीक बेस ले लेते हैं, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये WbS से ले लेते हैं। फिर दोनों का ले लेते हैं WaWb, वीक एसिड और वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंसीडर नहीं करेंगे, उसका तो हमारा हाइड्रोलिसिस का आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे H, सबसे पहले हम KH की बात करते हैं, तो KH वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस WaSb, ठीक है। तो इसके लिए KH की वैल्यू लिखा था, तो हमारा क्या आया था KW/K, जो वीक एसिड होगा वो नीचे आएगा। अब यहाँ से जब हम इसकी बात करेंगे तो देखिए अब वीक बेस हो गया, तो एक K की जगह Kb हो जाएगा, सिंपली KW/Kb, बस K की जगह Kb हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। और इसके केस में क्या हो जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा KW/Ka × Kb, क्योंकि अब दोनों कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा KW/Ka है क्योंकि केवल वीक एसिड है, A स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे वीक बेस है तो Kb ले लिया, और यहाँ पे दोनों वीक हैं, तो दोनों वीक का मतलब दोनों आ जाएगा, K और Kb आ जाएगा। क्लियर। अब इस तरह से अगर हम हाइड्रोलिसिस का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के केस में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है √KW/Ka × C, ये आ रहा था। तो यहाँ के केस में क्या होगा, Kb × C हो जाएगा, सिंपली कुछ नहीं डिफरेंस करना है, KW/Kb × C, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब दोनों वीक होगा तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा KW/, ठीक है, KW दोनों के वीक के केस में सिंपली जो है वहां पे रूट के फॉर्म में चला जाएगा, ये आता है आपका √KW/KAKB। C नहीं रहेगा, C टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे C टर्म आएगा ही नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कैंसिल आउट करने का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे दोनों वीक अगर लेते हैं तो B- + A- + H2O, ये लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BOH बनेगा प्लस यहाँ HA बनेगा, HA। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका C मोल लिए, इसका C मोल लिए, तो यहाँ पे 0 मोल था, इसका CH ब्रेक किया, C- CH, और यहाँ पे क्या बचा, CH बना, यहाँ पे CH बना। अब देखिए CC कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम KH की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, CH × CH अपान, अब ये हो जाएगा C1 - CH हो जाएगा इंटू C1 - CH हो जाएगा। तो ये CC कैंसिल, देखिए अब CC कैंसिल दे देखिए, और 1 - CS 1 - S, इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H² केवल आएगा। तो जब H² आया तो क्या यहाँ पे C टर्म आया, C टर्म नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे हम C टर्म नहीं लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इसके केस में C टर्म आ रहा है CH², इसके केस में CH² आ रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल H² आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे C टर्म नहीं लिए। ठीक, अब ये हमारा जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया। अब pH की वैल्यू रखेंगे तो pH की वैल्यू सेम कंडीशन आएगी। इसके केस में ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए थे, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ से ये कंडीशन ले लेते हैं, सिंपली वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, वीक जो रहेगा उसके रिफरेंस में उल्टा चलेगा, वीक एसिड है तो OH आ जाएगा, तो OH की वैल्यू क्या आ रही थी, CH आ रही थी, तो H प्लस क्या आ रहा था, दिस इक्वल टू KW/CH आएगा। तो यहाँ से pH इक्वल टू हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, 7 + 1/2 pKa + log C, ये वैल्यू निकाले थे। तो अगर हमको OH कंसंट्रेशन और H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगा तो pH कंसंट्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वीक बेस है, तो वीक बेस का मतलब एसिड HA आएगा और HA आएगा तो यहाँ पे H कंसंट्रेशन आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, उल्टा चलेगा। वीक एसिड है तो हम A- लिए थे, A- + H2O लिए थे, दिस फॉर्म HA + OH-, ये फॉर्म कर रहा था। तो यहाँ से हमारा 1 ये C- CH किए थे, तो यहाँ CH आ रहा था, यहाँ CH, तो इसका जो कंसंट्रेशन CH आ रहा था OH- का, जब हमने ये लिखा, और फाइनली H+ आ जाएगा, तो चूंकि H + OH हमारा KW होता है, तो यहाँ से H+ = KW/CH हो जाएगा। यहाँ पे वीक बेस है, तो वीक बेस का मतलब B+ हो गया, प्लस यहाँ पे वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे BOH हो जाएगा प्लस यहाँ पे H+ हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो C- CH हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ CH, तो यहाँ पे डायरेक्ट H+ आ रहा है,
तो यहाँ से H प्लस क्या आ गया आपका, सीधे सीधे CH आ गया। तो यहाँ से जब निकालेंगे pH वैल्यू तो pH माइनस का H प्लस कंसंट्रेशन लेंगे तो pH वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा 1/2 pKb, ठीक है, pKb प्लस log C ये आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा, बस और कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा pH इसके केस में आ गया, यहाँ पे ये केस आ गया। अब इसके बाद जो हम इनकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लीजिए। इसकी बात करेंगे तो हमारा जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इसके केस में जो आएगा आपका, जस्ट मिनट, अब यहाँ पे चूंकि K और Kb दोनों कंसीडर करना है तो यहाँ की जो वैल्यू आ रही है H प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो K इंटू अंडर HA आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा H प्लस कंसंट्रेशन आएगा दिस इक्वल टू आएगा KA इंटू अंडर रूट KH आएगा, KA अंडर रूट KH ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे KH ये वैल्यू है, KH वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन दिस इक्वल टू आ जाएगा KA को अंदर ले जाइए, यहाँ पे KA अंडर रूट KW अपान KA इंटू KB। तो इस KA को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट KW इंटू KA बाई KB ये आ जाएगा। अब यहाँ से H प्लस आ गया तो P और H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PH निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, pH निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन लेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग अंडर रूट को हटा दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा KW 1/2 इंटू KA 1/2 अपान KB 1/2। तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग KW लेंगे तो ये हमारा KW 14 होता तो 1/2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1/2 pKa हो जाएगा, सॉरी प्लस pKa माइनस 1/2 pKb हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि pH इक्वल टू 7, ठीक है, प्लस 1/2 बाहर ले लीजिए pKa माइनस pKb ये आ जाएगा, ये हमारा pH आ गया। ठीक है, तो ये केस हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये तीनों केस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड वीक बेस का। तो बहुत स्लाइटली अगर एक का माइंड में रखिए तो बहुत स्लाइटली जो है सब में चेंजेस कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड हमारा Ka आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। वीक एसिड मतलब Ka आएगा, वीक बेस मतलब Kb आएगा, और जब दोनों हो गए तो Ka और Kb दोनों आएगा। तो KH हमारा KW/Ka है, जब वीक बेस हो जाएगा तो KW/Kb हो जाएगा, जब दोनों वीक हो जाएगा तो KW/Kb हो जाएगा। ये क्लियर है? अब H प्लस आ जाइए, H प्लस जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H में हमारा KW/KC इंटू C हो गया। अब वीक बेस हो जाएगा तो Kb इंटू C हो जाएगा, और जब दोनों वीक हो जाएगा तो कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगा Ka इंटू Kb हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके बाद हम जो है pH की वैल्यू निकाल दीजिए। pH हमारा जो है इसके केस में वीक एसिड में तो OH हमारा आएगा CH, तो हमारा H प्लस हमारा ये आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। H प्लस यहाँ वीक बेस है तो डायरेक्ट H प्लस आएगा CH, H की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी है, H की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से H प्लस कैलकुलेट कर लीजिए, pH निकाल दीजिए। फिर यहाँ पे H प्लस हमारा वैल्यू आती है KW इंटू KH रूट KH, और यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो ये टोटल एक कंपाइल्ड है फॉर्म वीक एसिड और वीक बेस का। मतलब ये पूरा जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का क्या था कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, pH कैसे होता है, जो हम साल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसकी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और साल्ट में हम हमेशा 4 तरह के साल्ट हम लोगों ने देखा, जिसमें हमारा वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि वो 100% जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक करता है, तो उसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे। और बाकी जो 3 होते हैं इस तरह से हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ये पूरा डिटेल में हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। क्लियर? अब इसके बाद जो है हम लोग
आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद जो है आपका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे इसका नाम ही है सॉल्युबिलिटी, इसका नाम ही है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जब हम साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल आर डिजॉल्व, उसकी जो टेंडेंसी होती है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वाटर में डिजॉल्व करने की, वो हमारा सॉल्युबिलिटी होती है। और सॉल्युबिलिटी हम हमेशा 100 ml में निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी हम हमेशा 100 ml में निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सॉल्युबिलिटी अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन 100 ml सॉल्वेंट, in 100 ml solvent how many number of moles are dissolved of solute। सोलूट का जो सोलूट है उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट में डिजॉल्व है इन 100 ml, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इसका नाम ही है कि सॉल्युबल होना, डिजॉल्व होना। तो पर्टिकुलर जो सॉल्ट होगा, हाउ मच सॉल्ट आर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं सॉल्ट, जैसे AgCl में ले लिया, यहाँ पे AgCl लेते हैं और यहाँ पे हमारा ये सॉलिड होगा। AgCl हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Ag प्लस में ब्रेक करेगा और ये Cl माइनस में ब्रेक करेगा। तो Ag प्लस Cl माइनस का मतलब AgOH बन जाएगा, यहाँ पे HCl बनेगा। तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या करेगा, तुरंत AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा। तो ये अनाइज्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं Ag प्लस Cl माइनस मींस व्हाट, ये एक्वस फेज होगा। और यहाँ पे भी एक्वस फेज होगा क्योंकि हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। ये इनिशियली हमारा सॉलिड स्टेट में था, जब हमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया एक्वस फेज में, तो ये हमारा Ag प्लस में गया और Cl माइनस में गया। तो यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, K की वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag प्लस यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा अपॉन AgCl हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे चूंकि AgCl हमारा सॉलिड स्टेट है, AgCl हमारा सॉलिड स्टेट है, और हमने बताया था कि अगर कोई भी सॉलिड स्टेट कंपाउंड है तो उसका एक्टिव मास हम 1 कंसीडर करते हैं, उसका एक्टिव मास हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इसको यहाँ पे ले आइए, तो यहाँ पे K इंटू AgCl हो जाएगा। चूंकि AgCl हमारा सॉलिड स्टेट में है तो हमारा क्या हो जाएगा, Ag प्लस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा Cl माइनस। अब यहाँ से देखिए A कांस्टेंट है, दोनों का कांस्टेंट हमारा है, तो यहाँ पे हम दोनों कांस्टेंट मिला के हमारा एक अनदर कांस्टेंट जनरेट कर रहा है Ksp, एंड दिस इक्वल टू Ag प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ये हो गया। तो यहाँ पे जो Ksp होता है, वेयर Ksp इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो Ksp होता है इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आयंस ऑफ द प्रोडक्ट। हम सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह सकते हैं कि इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द आयंस ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन कंसर्न है और ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गई। अब इसको अगर दूसरे फॉर्म में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम AxBy ले लेते हैं, AxBy ले लेते हैं। अगर AxBy को ब्रेक करते हैं आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, XaY माइनस प्लस YbAx माइनस, इस तरह से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये तो हमारा सॉलिड स्टेट में ये एक्वस फेज है और ये एक्वस फेज है। तो यहाँ पे Ksp अगर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, Ksp को निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, पावर ये चला जाएगा। पावर जब ये जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Ay माइनस कंसंट्रेशन ऑफ Ay माइनस पावर x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Bx माइनस हो जाएगा पावर y। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमारे पावर में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे सपोज करिए हम ले लेते हैं AlCl3, ये हमारा ब्रेक कर रहा है Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, ये हमारा सिंपली 1 मोल था तो हमारा 0 मोल था, और हम ये कह रहे हैं कि ये सपोज करिए ये x मोल ब्रेक किया, तो जब x मोल ब्रेक किया तो 1 माइनस x बचा,
और यहाँ पे क्या बन गया, ये x मोल भी बना और यहाँ पे 3x बनेगा क्योंकि 3 है, तो 3x हो गया। तो अब इसके लिए KSP की वैल्यू निकालेंगे, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू ये कंसंट्रेशन 3x है तो 3x लिखेंगे एंड द पावर 3, ये हमारा होगा। तो यहाँ से KSP क्या हो जाएगा, यहाँ पे KSP दिस KSP इक्वल टू x इनटू 27x का क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा KSP इक्वल टू 27x पावर 4। तो यहाँ से अब हम जो है ये x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यदि KSP अब दिया हो तब, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर मान लीजिए सपोज करिए हम ये ले लेते हैं CaCl2 का, सपोज करिए हम CaCl2 ले लेते हैं और इसे हम ब्रेक करते हैं Ca2 प्लस 2Cl माइनस में, 2Cl माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 1 x मोल ब्रेक कर रहा है तो ये भी हमारा x बनेगा और यहाँ पे 2x बन जाएगा। तो यहाँ से KSP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस x इनटू 2x पावर 2 हो जाएगा। देखिए 2x के अकॉर्डिंग 2x बना तो ये Cl का कंसंट्रेशन 2x हो गया और ये 2 मोल से तो पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इनटू 4x का स्क्वायर, तो यहाँ से KSP इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब। अब यहाँ से KSP आपको दिया रहेगा तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू दिया जाएगा तो KSP आप निकाल सकते हैं। तो ये जो x है यही हमारा सॉल्युबिलिटी है, क्या है, x जो है यही हमारा सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी। तो यही देख रहे हैं ना, हमने कहा क्या कहा कि पर्टिकुलर कोई भी सॉल्ट है उसका जितना नंबर ऑफ पार्ट्स डिसॉल्व करता है, जितना नंबर ऑफ पार्ट्स डिसॉल्व करता है, x पार्ट डिसॉल्व किया तो हम यही जो x हमारा सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, क्लियर है। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। अब इसके बाद एक टर्म आता है आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट। पहले हम लोग आयनिक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। आयनिक प्रोडक्ट देखिए, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये दोनों क्या किस तरह से दूसरे से रिलेटेड हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब कंडीशन ये है कि आयनिक प्रोडक्ट ये कहता है कि पूरा 100% को ब्रेक किया, मतलब ये आयनिक प्रोडक्ट का सीक्वेंस ये है कि वो जो आयनिक प्रोडक्ट का मतलब जो भी हम साल्ट ले रहे हैं वो 100% ब्रेक कर रहा है, वो 100% ब्रेक कर रहा है। और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उसका फ्रैक्शन ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्लियर हुआ कि आयनिक प्रोडक्ट में ये कंसीडर किया जाता है कि वो 100% ब्रेक किया। जैसे हम सिंपली अगर ये कर सकते हैं AgCl हमने ले लिया, AgCl ले लिया और यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है Ag प्लस Cl माइनस में। तो अगर हम इसका 5 मोल ले रहे हैं तो ये 5 मोल का 5 मोल ब्रेक किया, 5 मोल ये बन गया, 5 मोल बन गया। तो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जो आयनिक प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा आ जाएगा 5 × 5, ये बन जाएगा 25। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में AgCl है, ये हमारा ब्रेक किया Ag प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे अगर 5 मोल है तो ये 5 मोल 100% ब्रेक नहीं करेगा, 5 मोल का कुछ पार्ट ब्रेक करेगा। अब जैसे 5 मोल का कुछ पार्ट ब्रेक किया तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, मान लीजिए 3 मोल ब्रेक किया तो ये 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा। यहाँ पे जब हम KSP निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट में हमारा डिफरेंस होता है। आयनिक प्रोडक्ट हमारा 100% ब्रेकिंग की बात करता है और जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं उनके कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होता है। लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कुछ पार्ट ब्रेक करता है और जो पार्ट ब्रेक करता है उनके मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, अब देखिए हम देख रहे हैं हम लोग। अब ये कंडीशन ये है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाए, जिसकी वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हाई है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो सुपर सैचुरेटेड होगा, सुपर सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, मतलब सुपर सैचुरेटेड इन द सेंस प्रेसिपिटेट,
ये कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये हो जाए। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मींस क्या कि पर्टिकुलर, अब इसके आगे हम कोई भी जो सॉल्यूट पार्टिकल है डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसके आगे कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं कर सकते, और ये मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा केस क्या है कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई हो जाए, आयनिक प्रोडक्ट ये ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाए, सॉरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये केस हो जाए। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो जाएगा, मोर साल्ट और डिसॉल्व, मोर साल्ट और डिसॉल्व, ये केस आ जाएगा, मोर साल्ट और डिसॉल्व। तो हमारा ये कंडीशन हो जाएगा कि मोर साल्ट और डिसॉल्व करेगा, मतलब उसमें और भी हम साल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको आयनिक प्रोडक्ट दे देगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे देगा, पूछेगा कि कंपाउंड और डिसॉल्व और नॉट डिसॉल्व और इन इक्विलिब्रियम, तो उस केस में हमारा ये सीक्वेंस होता है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सॉल्युबल होगा नहीं होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। तो ये हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी और आयनिक प्रोडक्ट की बात हो गई। इसके बाद हमारा एक कंडीशन होता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, बफर सॉल्यूशन देखिए, बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिक्स करते हैं, तो उसके पीएच में कोई भी कन्वीनियंट कर सकते हैं कि चेंजेज ना हो, ऐसा कुछ मतलब कर सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू चेंज ना हो, तो उसे हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। मतलब कर सकते हैं कि दो सॉल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और इन विच ऑन एडिशन ऑफ, देखिए यहीं पे लिख देते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, द पीएच वैल्यू नॉट calculated changes मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत ऐसा चेंज नहीं होगा जिसका हम लोग जो है पीएच में उसका इफेक्ट है, बहुत कम उसका पीएच चेंज होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन लेंगे उसमें एसिड डालें, एसिड डालने का मतलब क्या हुआ, H+ कंसंट्रेशन बढ़ा, और H+ कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब पीएच हमारा बढ़ना चाहिए। उसी तरह से अगर जो है सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, अगर इसमें हम एसिड डालते हैं, अगर हम एसिड डालते हैं तो इसका H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और H+ कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ पीएच बढ़ना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये रेसिस्ट करता है इस पर्टिकुलर पीएच को इंक्रीज करने के लिए। उसी तरह से अगर हम बेस डालते हैं, बेस डालने का मतलब क्या होगा, OH कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और OH कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब कि POH बढ़ेगा, इसका मतलब पीएच हमारा डिक्रीज करना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेसिस्ट करता है अपने पीएच और पीओएच को चेंज नहीं होने देता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग जो है बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो बफर सॉल्यूशन होता है वो आपके दो तरह का होता है, एक आपका होता है एसिडिक बफर। क्या होता है, एसिडिक बफर। अब देखिए जो टर्म आता है वो हमारा वीक होता है। जैसे एसिडिक बफर की बात करा तो एसिडिक बफर में हम क्या लेंगे, वीक जो एसिड होगा वो वीक होगा। जो वीक होगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने ले लिया CH3COH, अब हमारा वीक एसिड है ना, तो एसिडिक बफर का मतलब वीक एसिड हो गया, और वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ साल्ट होगा, तो वीक एसिड प्लस
साल्ट हम लेंगे, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH3COONH4 सॉरी Na, ये हो गया। तो ये हमारा जो है ये बफर सोल्यूशन के कैटेगरी में आएगा, है ना। ये अगर हम जो है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा बफर सोल्यूशन बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखिए यहाँ पे एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर का मतलब एसिड हमारा वीक होना चाहिए, और एसिड वीक होने के साथ साथ इसका जो साल्ट होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट को जब हम मिक्स करते हैं तो ये हमारा जो है बफर सोल्यूशन जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा केस है H3PO4, ये हमारा जो है वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, फास्फोरिक एसिड, और यहीं पे प्लस हम ले लेते हैं Na3PO4। अगर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ये भी हमारा जो है एसिडिक बफर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो H3PO4 है हमारा वीक एसिड है और सोडियम हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो बफर बनेगा वो एसिडिक बफर बनेगा। तो हमारा जो बफर सोल्यूशन होता है उधर दो तरह का होता है, एक एसिडिक बफर, तो जिसका टर्म हम लेते हैं हमेशा उसे वीक लेते हैं, तो हमारा ये वीक हो गया, एसिड वीक हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका साल्ट ले लेंगे। दूसरा केस आपका आता है बेसिक बफर। बेसिक बफर, बेसिक बफर का मतलब क्या हो गया, ये हमारा बेस हमारा वीक होना चाहिए, और जब बेस वीक होना चाहिए, बेस वीक होना चाहिए और उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम NH4Cl लेते हैं, NH4Cl प्लस HCl ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ सॉरी NH4OH ले लीजिए, NH4OH, और यहाँ पे ले लीजिए NH4Cl, ये तो ये देखिए हमारा वीक बेस है, ये हमारा वीक बेस है, वीक बेस, और ये हमारा जो है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। तो हमारा वीक बेसिक है, तो बेसिक का मतलब वीक बेस होना चाहिए, तो वीक बेस प्लस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट जब रहेगा तब ये हमारा जो है बफर सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे यहीं पे है हमारा ये भी बन जाएगा NH4OH प्लस यहाँ पे ले लीजिए CH3 NH4OH है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका भी ले लीजिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि NH4 ट्वाइस SO4 ले लीजिए, अमोनियम सल्फेट ट्वाइस SO4, ये ले लेते हैं, ये भी बन जाएगा आपका, ठीक। तो ये जो है बेसिक बफर और एसिडिक बफर क्लियर हुआ। अब ये बात आती है कि क्यों ऐसा क्यों है कि ये अपने पीएच में चेंजेस नहीं होने देते, क्या इसमें ऐसा है कि जिससे इसका पीएच चेंजेस नहीं होगा। जैसे देखिए सपोज करिए यहाँ पे हम ले रहे हैं वीक एसिड और हम जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट ले रहे हैं, तो अगर साल्ट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहला केस हम ले रहे हैं एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं CH3COONA है, ये जब ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस में ब्रेक करेगा प्लस NaOH में ब्रेक किया, सॉरी Na प्लस में ब्रेक किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस सोल्यूशन में थोड़ा सा HCl मिक्स कर देते हैं। जब HCl मिक्स करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCl जब मिक्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या H प्लस Cl माइनस, तो ये H प्लस के अकॉर्डिंग पीएच इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये जो H प्लस होगा वो क्या करेगा, ये इसके साथ एसोसिएट करेगा और फाइनली बन जाएगा हमारा CH3COOH, और ये जो हमारा बहुत वीक एसिड है, ये हमारा वीक एसिड है, और वीक एसिड का मतलब इजीली आयनाइज्ड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जब हम ये एसिडिक बफर सोल्यूशन लेते हैं तो ये हमारा इसके फॉर्म में गया और यहाँ पे H प्लस इससे एसोसिएट कर गया और ये वीक एसिड बना, और वीक एसिड इजीली आयनाइज्ड नहीं होता है, मतलब सोल्यूशन में H प्लस नहीं मिलेगा, इसका मतलब पीएच में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें हम कोई बेस इन्वॉल्व कर देते हैं, कोई बेस जो है इंक्लूड कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज करिए हम NaOH मिक्स करते हैं, जब NaOH मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये Na प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, और ये जो OH माइनस है, अब यहाँ पे Na प्लस ऑलरेडी जा रहा है और ऑलरेडी यहाँ पे Na प्लस है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये क्या करेगा OH के साथ तो अटैच रहेगा, साथ में यहाँ पे Na प्लस ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो OH हमारा फ्री ही नहीं हो पाएगा। NaOH मिक्स करेंगे तो Na प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा, तो इसके साथ तो रहेगा, साथ में इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे OH माइनस जब फ्री नहीं है तो POH नहीं होगा, और जब POH नहीं होगा तो पीएच में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हो गया। तो इस तरह से पर्टिकुलर जो बफर सोल्यूशन होते हैं अपने पीएच को रेसिस्ट करते हैं कि अगर उसमें HCl H प्लस या OH माइनस मिक्स करते हैं
तो कहीं ना कहीं वो उससे अटैच्ड होके उस पर्टिकुलर पीएच और पीओएच को रेसिस्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पीएच सोल्यूशन। और इसका जो है, अब चूंकि अगर बफर सोल्यूशन है, इसमें एसिड है, बेस है, तो कहीं ना कहीं इसका पीएच भी होगा। तो पीएच के केस में यहाँ पे अगर हम बफर सोल्यूशन की बात करते हैं तो एसिडिक बफर, अगर हम एसिडिक बफर की बात करते हैं तो एसिडिक बफर का पीएच जो होगा, एसिडिक बफर का जो पीएच होता है, पीएच इक्वल टू होता है pKa प्लस log साल्ट बाई एसिड, ये होता है साल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, ये हो गया। तो ये जो इक्वेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम जो है बेसिक बफर की बात करते हैं तो बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू, अब यहाँ पे pKa की जगह क्या आएगा, pKb आ जाएगा, pKb प्लस log साल्ट बाई एसिड, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से जो है हम पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कोई भी सोल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं कि एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सोल्यूशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आपका हो गया आयनिक प्रोडक्ट, मतलब आयनिक प्रोडक्ट इन द सेंस आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसी तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा पार्ट 1 हम लोगों ने देखा, पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3 देख लिया। तो ये पूरा टोटल था आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होगा वो हम लोगों का जो है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ से इजीली आप लोग जो है इसको देखिए, समझिए, ठीक है, शेयर करिए, और जो कुछ सुझाव देनी है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।